नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने भक्ति काल पर बात की थी। हमारा यानी भक्ति काल चल रहा है। पहले दोस्तों मैंने बताया कि भक्ति काल में हमने दो भागों में बांटा था, सगुण धारा और निर्गुण धारा। निर्गुण धारा पर हमने बात की थी पिछली वीडियो में। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा हमारा पूरा हो चुका है, यानी आज हम बात करेंगे प्रेमाश्रयी शाखा पर, निर्गुण धारा की दूसरी जो शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा पर। तो आज का हमारा विषय है प्रेमाश्रयी शाखा। शाखा हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है दोस्तों, उसमें जब हम प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में पढ़ते हैं तो इसके हमें अनेक नाम देखने को मिलते हैं, जैसे सूफी काव्यधारा, प्रेमा कथानक काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, प्रेम मार्गी शाखा। अनेक नाम है जिस धारा पर हम बात कर रहे हैं, निर्गुण जो भक्ति थी तो उसके अनेक नाम है, जैसे सूफी काव्यधारा, प्रेम कथानक काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, प्रेम मार्गी शाखा। ये सभी नाम एक ही काव्यधारा के हैं, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज आपने यहाँ पर देखा होगा कि सभी में प्रेम का वर्णन, यानी इसमें जो हम रचनाएं पढ़ेंगे उनमें प्रेम तत्व हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब नाम से ही हमें पता चल गया है। तो आज की हमारा जो विषय है वो है प्रेमाश्रयी शाखा। तो दोस्तों, जिस प्रेम का निरूपण इस धारा में किया गया था वो जो भारतीय परंपरा में किया जाता है उससे थोड़ा अलग था। हम देखते हैं कि जो भारतीय परंपरा में जो प्रेम का तत्व है वो विवाह के बाद है, और जो सामाजिक मर्यादा है उसके अंदर रहकर किया जाता है, श्रृंगार का जो वर्णन किया जाता है। लेकिन जो इस धारा में हम रचनाएं पाते हैं वो इससे अलग है। इसमें जो प्रेम का वर्णन किया गया है वो सामाजिक मर्यादा को तोड़कर किया गया है और विवाह से पहले का वर्णन किया गया है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस जो काव्यधारा में रचनाएं मिलती हैं उनको फारसी मसनबियों से संबंधित बताया है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास देखें तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो विद्वानों ने ये आरोप लगाया है कि ये फारसी शैली पर लिखी गई रचनाएं हैं, क्योंकि इनमें जो प्रेम का वर्णन किया गया है वो विवाह से पहले किया गया है, यानी भारतीय परंपरा से भिन्न वर्णन किया गया है। उन्होंने श्री राम को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि श्री राम का जब हम वर्णन करते हैं तो सीता जी के साथ उनके विवाह के बाद के प्रेम का वर्णन करते हैं। लेकिन हम उन रचनाओं को भूल गए जिनमें इस तरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जैसे उषा अनिरुद्ध, उर्वशी पुरव्वा, राधा कृष्ण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें विवाह से पहले का प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो इन रचनाओं के रचनाकार थे उनपे ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो ये रचनाएं की हैं उनमें अपने मत का प्रचार किया, अपने धर्म का प्रचार के उद्देश्य से ये रचनाएं की हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान हैं वो सूफी विद्वान हैं इस धारा में, तो ये भी आरोप उन पर लगा था। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिली हैं जिनके रचनाकार हिंदू कवि भी हुए हैं, तो ये आरोप भी उन पर मान्य नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी अभी रचनाएं मिली हैं जो वो आरोप लगे थे तब तक
बहुत ऐसे कवि थे जो सूफी थे और हिंदू कवि बहुत ही कम थे। लेकिन अब शोध चलते रहते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे कवि भी अब मिले हैं जो कि हिंदू है, तो ये आरोप भी उन पर नहीं लगाया जाता। दूसरा क्या है कि जो विदेशी रचनाएं होती हैं उनमें नायिका का अंत में शादी है जो नायिका की, वो पर जो नायक होता है उससे होती है। लेकिन हमारी जो ये रचनाएं हैं प्रेमाख्यान काव्यधारा में ऐसा नहीं है। शादी अंत में नायक से ही होती है और नायक अपने पर नायक से संघर्ष न करके नायिका के सगे संबंधियों से ही संघर्ष करता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ विद्वानों ने इनको ये विदेश से आई हुई बताई हैं, लेकिन दूसरे विद्वानों ने उनको गलत सिद्ध कर दिया है। तो इस आज के विषय में दोस्तों हम उन रचनाओं पर बात करेंगे। उन रचनाओं में बहुत सारी समानता देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनके नाम के बाद में वती मिलता है, जैसे मृगावती, पद्मावती, इस तरह की हमारी रचनाएं हैं। और ज्यादातर जो नाम रखे गए हैं वो नायिकाओं के नाम पर रखे गए हैं और उनमें जो वर्णन किया गया है सभी में एक जैसा ही किया गया है। जैसे जो नायक का योगी के भेष में घर से निकलना, नायक नायिका का मंदिर में मिलना, ये सभी रचना में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस काव्यधारा पर। सूफी काव्यधारा, सबसे पहले तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि सूफ शब्द का अर्थ क्या है। तो अलग अलग अर्थ उसका देखने को मिलता है। जैसे सूफ यानी ऊन, सूफ यानी ऊन, सफ, सफ का अर्थ है पंक्ति, सुफा यानी चबूतरा, चबूतरा। आगे है सोफिया, विद्या, सोफिया विद्या, और सफा पवित्र। सूफ ऊन, सफ पंक्ति, सूफा चबूतरा, सोफिया विद्या और सफा पवित्र। ये आपको याद रखना है। सूफी जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इस काव्यधारा की रचनाओं पर। इस काव्यधारा को चाहे ये विदेश से आई हुई मानी गई हो चाहे कुछ भी, लेकिन जो हमारे हिंदी साहित्य में इन रचनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सभी जो हमारे एग्जाम होते हैं सभी में ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रेमाश्री शाखा की जो सबसे पहली रचना है, अब तक जितनी भी रचनाएं मिली हैं उनमें जो सबसे पहली है, जिसका सन सबसे पहला है, तो वो है हंसावली। हंसावली रचना है अब तक की जो सबसे पहले की मानी जाती है इस धारा में। तो दोस्तों प्रश्न सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि किस विद्वान ने कौन सी रचना को पहली रचना माना है। किस विद्वान ने कौन सी रचना को पहली रचना माना है। सबसे पहले इस प्रश्न का हल हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो हंसावली है जिसकी रचना 1370 ईस्वी में की गई थी और जिसके कवि थे असाइद। असाइद कवि की रचना मिलती है हंसावली, 1370 ईस्वी की है। तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी ने पहली रचना मानी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हंसावली को इस काव्यधारा की पहली रचना माना है। चंदायन 1379 ईस्वी। मुल्ला दाऊद,
चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना है। इसको राम कुमार वर्मा जी ने पहली रचना माना है। चंदायन को 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना है। राम कुमार वर्मा ने, किस विद्वान ने, ये याद रखना है आपको, किस विद्वान ने और कौन सी रचना को पहली रचना माना है इस काव्यधारा की। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से याद कीजिए। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हंसावली को, राम कुमार वर्मा जी ने चंदायन रचना को पहली रचना माना है, मुल्ला दाऊद की जो रचना है। मृगावती 1501 ईस्वी, जिसकी रचना की थी कुतुबन। इसको पहली रचना किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस रचना को पहली रचना माना है? मृगावती को, जो कि कुतुबन की। ये आपको याद रखना है। सत्यवती कथा 1503 ईस्वी। सत्यवती कथा 1503 ईस्वी, ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी की। इसको किस विद्वान ने पहली रचना माना है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपको इस प्रश्न का हल यहां से मिल गया कि किस विद्वान ने कौन सी रचना को पहली रचना माना है। प्रेमाश्री शाखा की सत्यवती कथा को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चंदायन को रामकुमार वर्मा जी ने, मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हंसावली को गणपति चंद्र गुप्त जी ने पहली रचना माना है। ये सभी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से ये याद हो गई होगी। अब बात करेंगे इस काव्यधारा की रचनाओं पर। इस काव्यधारा की जो पहली रचना है वो है हंसावली। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया कि पहली रचना कौन सी है, तो वो है हंसावली। आप इस पर टिक करेंगे। जिसकी रचना कब हुई थी ये भी याद रखना है, प्रकाशन वर्ष साथ के साथ 1370 ईस्वी में। हंसावली की रचना कब हुई थी? 1370 ईस्वी में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसके रचनाकार असाइद। रचनाकार है असाइद और इसके जो इसमें भाषा कौन सी है वो है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में इसकी रचना की गई है। कुछ कुछ विद्वान इसके गुजराती की रचना मानते हैं, क्योंकि उस समय पे राजस्थानी और गुजराती अलग अलग बटी हुई नहीं थी। लेकिन मोतीलाल मेनारिया जी ने इसको राजस्थानी की रचना कहा है, तो इसकी भाषा हम राजस्थानी ही मानेंगे। लेकिन कुछ विद्वान इसको गुजराती की रचना भी मानते हैं। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। इसमें दोस्तों विक्रम और बेताल की कथा को माना गया है इसका आधार। इसका जो रचना का स्रोत है वो विक्रम और बेताल की कथा को माना गया है। और इसमें इसकी जो राजकुमारी है वो पाटन की है। राजकुमारी आपको पता ही चल गया, उसी के नाम से रचना का नाम है वो है हंसावली। पाटन की जो राजकुमारी है
हंसावली उसका जो उसके प्रेम का वर्णन किया गया है। उसने 5 पुरुषों की हत्या की थी और इस जो रचना में पिछले जन्म का भी वर्णन किया गया। पिछले जन्म में क्या था कि जो ये राजकुमारी है हंसावली, ये पक्षी थी और एक बार वन में आग लग गई थी, जिससे वो और उसके अंडे जल गए थे। जो दूसरे नर पक्षी थे उन्होंने उसकी मदद नहीं की गई थी, इसलिए वो पुरुषों से विद्रोह कर दी थी। नर जो विद्रोही हो गई थी, उससे राजकुमार ने इसको मुक्त किया था। इस तरह की जो कहानी इस रचना में हमें देखने को मिलती है। इन रचना में आपको पता चल ही गया होगा किस तरह का वर्णन किया गया है। योगी के वेश में नायक घर से निकलता है, सौपन में ही नायक नायिका का मिलन होता है, वो एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं और फिर नायक नायिका को पाने के लिए युद्ध करता है और जो बहुत सारे उसको रास्ते में मित्र मिलते हैं। पक्षियों को इस तरह का दिखाया गया है कि वो उनकी सहायता करते हैं, देवता भी उनकी सहायता करते हैं। सभी जो रचनाओं में इस तरह का आपको वर्णन देखने को मिलेगा। और जो शुरुआत है रचनाओं की, उसमें अपने जो सहाय वक्ता थे उसका वर्णन है और रचना करने का उद्देश्य क्या है, वो सभी आपको रचना के शुरुआत में देखने को मिलेगा। तो हंसावली पहली रचना है, 1370 ईस्वी में उसकी रचना की गई थी, असाइद कवि ने की थी और उसकी भाषा है राजस्थानी और चौपाई दोहे में इसकी रचना की गई थी। चौपाई प्लस दोहा यानी चौपाई दोहे में इसकी रचना की गई थी। राजस्थानी भाषा भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत बार पूछी जाती है भाषा। इसी क्रम में अगली हमारी जो रचना है वो है चांदायन। चांदायन जो रचना है वो उसकी जो रचना कब की गई थी, 1379 ईस्वी। चंदायन या चांदायन 1379 ईस्वी में उसकी रचना की थी। रचनाकार मुल्ला दाऊद। बहुत बार प्रश्न इस पर पूछा जाता है। ये इस रचना पर बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न पर हमने बात की थी कि किस विद्वान ने इस रचना को पहली रचना माना है इस धारा की, तो वो आपको पता चल गया। चांदायन को माना है राम कुमार वर्मा जी ने 1379 ईस्वी में। एक प्रश्न ये यहाँ पर है कि इसकी रचना कब की गई थी, 1379 ईस्वी में। एक प्रश्न ये आपका बनता है कि इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद, यानी सभी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है इसकी भाषा। भाषा कौन सी है, अवधी। अवधी भाषा में इसकी रचना की गई थी और चौपाई दोहा, दोहों में इसकी रचना की गई थी। अवधी भाषा है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा या लोर कथा कहा है इसको। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको क्या कहा है, लोर कहा या लोर कथा। लोर कहा या लोर कथा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है इसको, ये चीजें भी याद रखनी है। और डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसको चांदायन नाम से प्रकाशित की। चांदायन, चांदायन नाम दिया डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको क्या कहा, लोर कहा या लोर कथा। इसका जो नायक है, नायक लोर और नायिका आपको पता चल ही गया होगा, चंदा। नायक लोर और नायिका चंदा, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। रचना चांदायन, प्रकाशन वर्ष 1779 ईस्वी, रचनाकार मुल्ला दाऊद, भाषा अवधी, चौपाई दोहों में इसकी रचना की गई है।
माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कहा या लोर कथा भी। यानी प्रश्न क्या बनेगा कि चंद्रायन को और किस नाम से पुकारा गया था, तो वो है लोर कहा या लोर कथा आपको मिलेगा और वो ही आपका सही प्रश्न होगा। दूसरा, नायक और नायिका। नायक है लोर और नायिका है चंदा, तो ये थी चांदायन मुल्लादाव जी। अब है हमारी अगली रचना, वो कौन सी है? वो है मृगावती। इससे पहले है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा। सत्यवती कथा की रचना 1501 ईस्वी में मानी गई। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, और इसके जो रचनाकार हो वो है ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी जो कि बहुत ही महान सगुण भगत रहे थे, उन्होंने सत्यवती कथा की रचना की है और दो रचनाएं उनकी राम काव्यधारा से संबंधित मिलती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया था ईश्वरदास जी को, लेकिन इनकी जो सत्यवती कथा है वो प्रेमा श्री शाखा जो है उसके अंतर्गत आती है, जिसकी रचना उन्होंने 1501 ईस्वी में की थी। कि उसकी भाषा क्या थी? वो थी अवधी भाषा। और इसकी रचना किस शैली में की गई थी? वो दोहा चौपाई शैली में की गई थी। दोहा चौपाई शैली में की गई थी इसकी रचना। और इसमें जो नायक है ऋतुपर्ण। नायक का नाम और नायिका का नाम, नायिका तो ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो नायिका के नाम से है, इसलिए आपको पता चल जाएगा। नायक का नाम भी आपको याद रखना है, ऋतुपर्ण है नायक का नाम, और नायिका आपको पता चल गया सत्यवती। ईश्वरदास जी हिंदू थे। जो आरोप इन रचनाओं पर लगाया गया था कि ये ज्यादातर जो मुसलमान कवियों ने इनकी रचना की है और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए की है, तो इससे ये पता चलता है कि धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, ऐसे हिंदू भी कवि हुए हैं जिन्होंने इस काव्यधारा में रचनाएं की थी। ईश्वरदास जी ऐसे ही उदाहरण हैं और बहुत सारे ऐसे कवि हिंदू मिलते हैं इस काव्यधारा में। तो ये जो आरोप लगा था ये उन पर नहीं था, क्योंकि कवियों ने रचनाओं में भी बहुत बार कहा है कि हमने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये रचनाएं नहीं की थी। किसी कवि ने अपना जो चिन्ह छोड़ने के लिए संसार में उसकी रचना की थी, किसी ने मनोरंजन के लिए। अगर थोड़ा बहुत इनमें मिलता भी है अपने धर्म का प्रसार, तो वो इतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही देखने को मिलता है। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की है। अब हम अगली रचना पर बात करेंगे। अगली जो हमारी रचना है वो है मृगावती। यहाँ पर जो रचनाओं का हम वर्णन कर रहे हैं दोस्तों, वो उनके प्रकाशन वर्ष के साथ कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रचना, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो क्रमानुसार लगाने वाले होते हैं कि कौन सी रचना पहले आएगी, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। तो इससे आपको वो प्रश्न भी हल हो जाएगा कि कौन सी रचना पहले आएगी, उसके प्रकाशन वर्ष भी आप साथ के साथ याद करते चलिए, तभी आप वो उस जैसे प्रश्न जो होते हैं वो कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं मृगावती। बहुत ज्यादा प्रश्न इन पर भी पूछे जाते हैं। मृगावती की जो रचना की थी वो 1503 ईस्वी में मानी जाती है मृगावती की। इसके जो रचनाकार थे कुतुबन। कुतुबन इसके रचनाकार थे। भाषा अवधी, और दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई है। दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई है। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में की गई है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जो कुतुबन है इस रचना के रचनाकार, वो चिश्ती वंश के
चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कुतुबन किसके शिष्य थे, तो आपका आंसर होगा शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन। और ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह आश्रित थे। तो ये प्रश्न आपका यहां से, कुतुबन किसके आश्रित थे, किस बादशाह के, तो हुसैन शाह जो कि जौनपुर के बादशाह थे उसके आश्रित थे कुतुबन जी। ये दोनों प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो शिष्य थे वो शेख बुरहान के शिष्य थे और जो आश्रित थे वो हुसैन शाह के, जो जौनपुर के बादशाह थे उसके आश्रित थे। नायक राजकुमार, नायक का जो नाम है वो है राजकुमार और नायिका मृगावती। नायिका है मृगावती। नायक नायिका का सपन में एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। नायक घर से निकलता है नायिका को पाने के लिए। रास्ते में एक सुंदरी है रूपवती, उसको उसकी रक्षा करता है और उससे शादी कर लेता है। फिर मृगावती तक पहुंचता है। मृगावती पक्षी होती है जो कि वो उड़ जाती है, उसको नहीं मिलती है। फिर बाद में जब नायक है जो राजकुमार, वो उसको देखता है कि उसके पिता के मरने के बाद मृगावती वहां पर राज्य करती है। 12 वर्ष तक राजकुमार वहां पर रहता है और फिर मृगावती को साथ लेके और रूपवती को साथ लेके दोबारा अपने राज्य में आता है और वहां पर अच्छे से राज्य करता है। और जब जो राजकुमार है वो मर जाता है, उसके बाद उसकी दोनों रानियां राजकुमार के साथ ही जल जाती हैं। इस तरह की कहानी, जैसे आप सभी को पता ही चल गया होगा कि एक ही तरह का वर्णन किया जाता था, तो वो सब इन रचनाओं में देखने को मिलता है। तो नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। ये थी मृगावती कुतुबन जी की। बहुत बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है। सभी जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो सभी महत्वपूर्ण है और सभी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो कहीं से भी आ सकता है। अगली हमारी रचना है वो है लखमसेन पद्मावती। लखमसेन पद्मावती। लखमसेन पद्मावती जिसकी रचना 1459 ईस्वी में की गई। कब की गई थी रचना? 1459 ईस्वी में। दामोदर कवि रचनाकार है इसके, दामोदर कवि। लखमसेन पद्मावती 1459 ईस्वी, दामोदर कवि इसके रचनाकार है। और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक जो राजस्थानी भाषा की आपको रचना दी जाएगी, 3 जो रचनाएं आपको मिलेंगी वो अवधी भाषा की। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें राजस्थानी भाषा की प्रेमश्री शाखा में जो रचनाएं थी वो कौन सी है। तो आपको भाषा भी उनकी याद रखनी है। रचना और रचनाकार के साथ साथ ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यानी भाषा आपको याद रखनी है कि किस रचना की भाषा कौन सी है। तो जो लखमसेन पद्मावती रचना थी उसकी भाषा क्या थी? राजस्थानी। और जो इसमें रचनाएं मिलती हैं जिनमें दोहा चौपाई का शैली मिलती है इन रचनाओं में, लेकिन लखमसेन पद्मावती में कवि ने दोहा, चौपाई, दोहा और सोरठा, इन तीनों शैलियों का वर्णन किया है, प्रयोग किया है। चौपाई, दोहा और सोरठा। चौपाई, दोहा, सोरठा का वर्णन किया है। नायक
लखम सेन, नायिका पद्मावती। और इसमें जो कवि हैं दामोदर कवि ने अपनी रचना को वीर कथा कहा है। क्या कहा है? वीर कथा, यानी वीर कथा इसको कहा है। लेकिन इस रचना को देखने पर पता चलता है कि इसमें जो श्रृंगार का ही वर्णन किया गया है, लखम सेन और पद्मावती के प्रेम का ही इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन जो रचनाकार है दामोदर कवि, उसने अपनी रचना को वीर कथा कहा था। हमारी अगली रचना है इस काव्यधारा की प्रसिद्ध रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रेमाश्री शाखा से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना वो पद्मावत से है। पद्मावत से बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इस काव्यधारा की, और बहुत ही ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो पद्मावत का प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी। वैसे तो कुछ जो दोहे मिलते हैं पद्मावत में, उसमें जो रचनाकार ने बताया है कि वो 927 हिजरी में उन्होंने इसकी रचना की थी। लेकिन जो जायसी हैं पद्मावत के रचनाकार, वो जो शेरशाह सूरी थे उनके समकालीन माने जाते हैं। और शेरशाह सूरी का जो समय है वो 1540 है। और अगर 927 हिजरी हम देखें तो वो 1520 बनता है, 1520 ईस्वी। यानी इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि रचनाकार ने कुछ तो 1520 ईस्वी में इसकी रचना की थी, लेकिन 1540 ईस्वी में उसको पुस्तक रूप में उन्होंने उसकी रचना की थी। यानी कुछ दोहे हमें 1520 में रचे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दोहे मिलते हैं उनमें 927 हिजरी का वर्णन जिक्र हुआ है। 927 हिजरी यानी 1520 ईस्वी। लेकिन जो जायसी थे वो शेरशाह के समकालीन थे, और शेरशाह 1540 ईस्वी में थे। तो रचना का जो समय वो 1540 ही माना जाएगा, लेकिन कुछ दोहे 1520 के भी माने जाएंगे कि उस समय भी उनकी रचना की गई होगी। पद्मावत 1540 ईस्वी। और रचनाकार पता ही चल गया आपको, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं, और ये अमेठी के निकट जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत ही सम्मान था, और जायस के ये रहने वाले थे। एक आंख से काने थे। काने थे, ये इनके बारे में माना जाता है, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन माना जाता है कि एक आंख से काने थे, जायस में रहते थे अमेठी के निकट, और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे, और जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। एक आंख से काने थे, और बहुत ही दिखने में बहुत ही कुरूप थे, यानी सुंदर नहीं थे। और शेरशाह ने उनको देखकर हंसी आई थी, जिस पर मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कुछ पंक्तियां उनको सुनाई थी। तो ये सब था, ये था मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। अब बात करेंगे एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, वो है इनके गुरु का नाम। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम। वो इनके गुरु का नाम क्या है? मोहिदी। इनके जो गुरु थे वो थे मोहिदी या मुहिउद्दीन। मोहिदी
या मुहिउद्दीन, ये इनके गुरु का नाम है। ये वर्षन भी बहुत बार आपने देखने को मिला होगा, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहिदी या मुहिउद्दीन इनके जयसी जी के गुरु का नाम था। पद्मावत 1540, जयसी भाषा अवधि, ठेठ अवधि। भाषा कौन सी थी? अवधि भाषा थी और चौपाई दोहों में इसकी रचना की गई थी। चौपाई दोहों में इसकी रचना की गई थी। इससे पहले की दोस्तों जो हमने रचनाओं पर बात की थी उनमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया था, लेकिन पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है। और चित्रावली जो रचना है इसी काव्यधारा की, उसमें भी पद्मावत की परंपरा का पालन किया गया, यानी 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया। लेकिन पद्मावत से पहले की जो रचनाएं मिलती हैं उनमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है और आपको याद रखनी है। पद्मावत आपको पता चल गया। पद्मावत में प्रतीकों का प्रयोग किया गया। वो कौन सा जो इसका नायक है या नायिका है या जो भी इसमें पात्र है वो किसका प्रतीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे जो इसका नायक है वो है रतन सेन, चित्तौड़ के रतन सेन नायक है, और वो किसका प्रतीक है? मन का। पद्मावत को रूपक माना गया है तो उसमें रतन सेन है जो मन का प्रतीक है। पद्मावती नायिका है इस रचना की। पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि या परमात्मा का। सात्विक बुद्धि, परमात्मा। जो हमारे ज्ञानश्री शाखा में संत कवि हुए हैं उन्होंने जो नर को आत्मा का प्रतीक माना, स्त्री को आत्मा का प्रतीक माना था, और जो हमारे प्रेमाश्री शाखा में हुए उन्होंने स्त्री को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये भी पूछा जाता है। तो पद्मावती है जो वो सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा की प्रतीक है। सिंहल, सिंहल किसका प्रतीक है? हृदय का। सिंहल है हृदय का प्रतीक। पद्मावती सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। हीरामन, हीरामन जो तोता था वो किसका प्रतीक है? गुरु का। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का। नागमती, नागमती जो कि रतन सेन जी की पहली पत्नी थी, पद्मावत के साथ उनका बाद में विवाह हुआ था। तो नागमती किस चीज का प्रतीक है? वो है सांसारिक बुद्धि। दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है नागमती जी। राघव चेतन, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक। ये याद रखने हैं आपको। रतन सेन मन का प्रतीक है, पद्मावती सात्विक बुद्धि, सिंहल हृदय का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। मैंने पहले भी बात की है, एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो अलाउद्दीन का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और उसको माया के रूप में दिखाया है। इन्होंने
इन पर जो आरोप लगाया गया था कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अगर इनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना होता तो ये अपने ही धर्म के लोग थे, जो जैसे अलाउद्दीन है उनको शैतान का, माया का रूप उनको क्यों दिखाते। तो ये चीज भी यहाँ पर देखी जाती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, इस तरह की जो चीजें सामने आई हैं उनसे ये आरोप गलत साबित होते हैं। तो ये चीजें देखने, क्योंकि इन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को गलत क्यों दिखाया। अगर इनका उद्देश्य वही होता तो ये अपने जो धर्म के लोग थे उनको सही दिखाते। यहाँ पर जो पद्मावती की हम बात कर रहे हैं उसमें अलाउद्दीन को माया का प्रतीक बताया है। सिंहल की राजकुमारी थी पद्मावती जी। सिंहल जो द्वीप था उसकी राजकुमारी थी पद्मावती जी, और जो उनके नायक थे रतन सेन। पद्मावती जी के पास एक तोता था हीरामन नाम का। पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उनके योग्य वर कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो जो हीरामन तोता है उनसे उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। तो पद्मावती जी के पिता ने सुन लिया और उस हीरामन तोते को अपने देश से निकाल दिया। हीरामन तोता को किसी ने बाजार से खरीद लिया और ऐसा करते करते वो रतन सेन जी के पास पहुंच गया। और रतन सेन जी की जो पत्नी थी नागमती जी, उन्होंने एक दिन हीरामन तोता से पूछा कि इस द्वीप में, इस देश में क्या मुझसे भी सुंदर कोई स्त्री होगी। तो हीरामन तोता ने कहा कि आप तो कुछ भी नहीं है, सिंहल की जो राजकुमारी है वो आपसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अद्वितीय सुंदरता है उनकी। तो ऐसा करके नागमती ने सोचा कि अगर यही बातें रतन सेन ने सुन ली तो कहीं वो उस राजकुमारी को लिवाने के लिए ना चले जाए। तो उन्होंने हीरामन तोते को एक नौकर को दे दिया उसे मारने के लिए, लेकिन उस नौकर ने उसको मारा नहीं। और बाद में जब राजा ने पूछा कि हीरामन कहाँ पर है तो उसको लाया गया और हीरामन ने वही सारी बातें जो रतन सेन को बताई। और रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए सिंहल द्वीप चले गए। वहां पर जो पद्मावती और रतन सेन का विवाह होता है। और ये सारी कथा पद्मावती जो हमें रचना है उसमें देखने को मिलती है। और बाद में दोनों, जब राघव चेतन की मृत्यु हो जाती है तो दोनों रानियां अपने आप को आग के हवाले कर देती हैं। तो पद्मावती में इसी तरह का वर्णन मिलता है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी की 3 रचनाएं मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 रचनाएं मानी है जायसी की। कौन कौन सी? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत। अगर आपसे प्रश्न ये होगा आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाएं मानी है, तो कितनी रचनाएं मानी है? 3। कौन कौन सी मानी है? पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावत। ये 3 रचनाएं आचार्य रामचंद्र जी ने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही पद्मावत का जो पूर्वार्ध है उसको, पूर्वार्ध है जो, उसको कल्पित माना है, यानी कल्पना माना है जो पूर्वार्ध है। और जो उत्तरार्ध है वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यानी पूर्वार्ध कल्पित माना है कि जो पूर्वार्ध की रचना में जो पूर्वार्ध है वो कल्पना के आधार पर किया गया है, लेकिन जो उत्तरार्ध में उसका वर्णन किया गया है वो ऐतिहासिक है। ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। पद्मावत को विजय देवनारायण शाही जी ने पद्मावत को जो पद्मावत रचना थी अपने ढंग की
पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ट्रेजिक कृति कहा है। किसने कहा है? विजय देव नारायण साहिल जी ने। क्या कहा है? पद्मावत को, जो पद्मावत रचना है उसको अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसने क्या कहा है और किस रचना के बारे में कहा है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा है? विजय देव नारायण साहिल जी ने कहा है। और अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस कृति को कहा है? पद्मावत को कहा है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो 3 ग्रंथ माने थे जैसे के। कौन कौन से? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन और भी उनकी रचनाएं मिलती हैं जिनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उनसे भी आपके प्रश्न बनते हैं। पद्मावत के बारे में हमने आपको बताया 1540 ईस्वी में रचना की गई। किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी ने की। भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी। और दोहा चौपाई शैली में इसकी वर्णन किया गया था। कौन जो पात्र है किसका प्रतीक है उसके बारे में बताया। जो मुख्य पात्र है वो नायक है रतन सेन, नायिका है पद्मावती, और जो पत्नी है वो नागमती। वो सभी चीजें आपको याद रखनी है। और जो नागमती वियोग खंड है इस रचना का, नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड है जो, वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय विधि है। नागमती वियोग खंड अनुपम निधि है हिंदी साहित्य की। ये भी आपको याद रखना है। इस पर भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। नागमती वियोग खंड है जो, वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। और एक और प्रश्न बचता है इसके बारे में, वो है 57 खंडों में इसकी रचना की गई। कितने खंड हैं इसमें? 57 खंड हैं। याद रखना है आपको। कितने? 57 खंड हैं पद्मावत में। अब बात करते हैं जयसी जी की और जो दूसरी रचनाएं हैं उनके बारे में। अखरावट किसकी रचना है? जयसी जी की रचना है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं। किसमें है? अखरावट में। ये भी याद रखना आपने, किस चीज का वर्णन किया गया किस रचना में, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं। आपको पता चल गया अखरावट में किस चीज का वर्णन किया गया है। एक जो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो है कि कयामत का वर्णन जैसे कि किस रचना में किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में तो हमने बताया कि कयामत का वर्णन किया गया है। कयामत का वर्णन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये। आखिरी कलाम जैसे की रचना है उसमें कयामत का वर्णन किया गया है और बाबर की प्रशंसा। बाबर की प्रशंसा की गई है और कयामत का वर्णन किया गया है आखिरी कलाम जो रचना है उसमें। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्तर रेखा। चित्तर
रेखा, ये भी जायसी की रचना मानी जाती है। चित्तर रेखा में लघु प्रेमाख्यानक है ये। लघु प्रेमाख्यानक है ये रचना चित्तर रेखा, इसी काव्यधारा की है, क्योंकि ये भी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं, लेकिन ये लघु यानी छोटी प्रेमाख्यानक रचना है। कहरानामा, कहरानामा, कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया। विवाह का वर्णन, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किसमें किया गया है? कहरानामा में। और प्रश्न जो पूछा जाता है वो है कि कहरवा शैली में किस रचना में प्रयोग किया गया है कहरवा शैली का, तो वो है कहरानामा। कहरवा शैली का वर्णन किस रचना में किया गया है? कहरानामा आपको याद रखनी है। मसलानामा जायसी जी की रचना है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति है। ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कौन सी रचना? मसलानामा रचना ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कन्हावत, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मसलानामा, कहरानामा, कन्हावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये सभी रचनाएं जायसी जी की हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी 3 रचनाएं मानी हैं इनकी, तो आपका आंसर होगा पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम आपका आंसर होगा। आज की क्लास की हमारी अंतिम जो रचना है वो है मधुमालती। मधुमालती, मधुमालती की रचना कब की गई थी? 1545 ईस्वी में। कब की गई थी? 1545 ईस्वी में। मंझन में। मंजन के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ मधुमालती जो इनकी रचना है इसकी कुछ प्रतियां मिलती हैं। बाकी मंजन के बारे में कहाँ के थे, कब जन्म हुआ, वो सब चीजें कुछ भी हमें मंजन के बारे में नहीं मिलती है। सिर्फ मधुमालती नाम की रचना उनकी मिलती है, जिसकी रचना उन्होंने 1545 के आसपास की होगी। इसकी जो भाषा है वो है अवधी दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई थी। और इसमें वही 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है मधुमालती में भी। इसके नायक है मनोहर, नायक मनोहर, नायिका मधुमालती। नायक मनोहर, नायिका मधुमालती। और इसमें जैसे आपने पहली रचनाएं देखा उनमें देखा होगा कि बहुपत्नीवाद को दिखाया गया कि एक ही जो राजकुमार है उसकी कई कई रानियां हैं, रास्ते में उसको किसी सुंदरी को राक्षस से बचाया, उससे शादी कर ली, इस तरह का वर्णन हमें देखने में मिलता है। लेकिन जो मधुमालती है उसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव रहा है, ये भी आपको याद रखना है। का अभाव रहा है किस रचना में? तो आपका आंसर होगा मधुमालती में। मधुमालती में मनोहर नायक है, मनोहर नायक, मधुमालती नायिका। उसके साथ साथ सहनायक और सहनायिका भी हैं, प्रेमा और ताराचंद। प्रेमा और ताराचंद। सोते हुए राजकुमार को परियां जो मधुमालती राजकुमारी है उनके पास छोड़ आती। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद जो परियां होती हैं वो मनोहर को वापस उसी जगह पर लाकर रख देती हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और योगी के भेष में घर से निकल जाता है। रास्ते में वो
प्रेमा जो सुंदरी है उसको राक्षस ने पकड़ा हुआ था, उसकी वहां से मदद करता है और प्रेमा को उसके राज्य में छोड़ता है। प्रेमा के जो पिता है वो मनोहर के साथ प्रेमा की शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रेमा को मनोहर और मधुमालती के बारे में पता होता है। मनोहर ने उसको सभी जो घटना थी वो बताई होती है, तो प्रेमा उसको भाई मानती है और मधुमालती से मिलाने का वचन देती है। मधुमालती और उसकी माँ प्रेमा के घर आती है, जहां पर वो मधुमालती मनोहर को मिलती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन उसकी जो माँ होती है मधुमालती की, वो मनोहर को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और मधुमालती को पक्षी बना देती है, जिससे मधुमालती कहीं दूर उड़ जाती है। बाद में वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वहां पर एक पेड़ जंगल में उसको ताराचंद मिलते हैं। ताराचंद मधुमालती की जो कहानी सुनते हैं और उसको मनोहर से मिलाने का वचन देते हैं, लेकिन ताराचंद के जो मधुमालती के पिता है वो ताराचंद के साथ मधुमालती का विवाह करना चाहते हैं। ताराचंद इससे मना कर देते हैं। इस तरह की जो कहानी है इस रचना में हमें देखने को मिलती है, जिसमें मनोहर और मधुमालती की का विवाह हो जाता है, लेकिन प्रेमा को देखकर ताराचंद के मन में भी उसी तरह के जो पढ़ने के चित्र होते हैं वो उभरते हैं और ताराचंद प्रेमा पर मोहित हो जाता है। आगे की प्रति नहीं मिलती है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। तो इससे आगे का जो इसकी प्रतियां हैं मधुमालती की वो नहीं मिलती है। तो ये थी मधुमालती 1545 ईस्वी में, जिसके रचनाकार है मंजन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद ना रहे, जैसे इसमें मैं से ही रचना का नाम है, मैं से ही रचनाकार का नाम है, मैं से ही नायक का नाम। सभी चीजें आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक लगाइए लेकिन इनको याद कीजिए। एक और रचना है वो है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। इसकी रचना कब की गई थी? 1556 ईस्वी में। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा की रचना कब की गई थी? 1556 ईस्वी में। रचनाकार जटमल। रचनाकार का नाम है जटमल और इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था। राजस्थानी भाषा में प्रेम विलास प्रेमलता की रचना की गई थी। ये कुछ ऐसी रचना है, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको इस तरह की रचनाएं भी पूछ ली जाए तो आप उसका आंसर दे सके। लेकिन जो मुख्य और प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चंदायन, ये सभी आपको याद रखनी है। इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे या तो आप इनको भी करिएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस तरह की रचनाओं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में इसी काव्यधारा की जो और रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।